हेलो दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी। कांता देवी जी अपनी बहू से हाथ जोड़कर कहती हैं, बहू बस एक रोटी दे दो। तो बहू कहती है, तेरी नौकरी ले रखी हो रोटी बनाने की, नहीं दे रही रोटी वोटी, चुपचाप पड़ी रह बुढ़िया, नहीं तो आकर तुझे बहुत मारूंगी, दिमाग खराब कर रखी है मेरा। पड़ी पड़ी चिल्लाती रहती है, रोटी दे दो रोटी दे दो। कांता देवी जी बहुत मरी हुई सी आवाज़ में कहती हैं, बहू बस एक रोटी दे दे। यह सुनते ही सुमन को इतना तेज गुस्सा आता है, बाहर से उठकर अपनी सास के कमरे में आती हैं और अपनी सास के 2 थप्पड़ मार देती हैं। थप्पड़ मारकर चिल्लाकर कहती हैं, अगर अब की बार तूने मुझसे रोटी मांग ली तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी बुढ़िया। किसी को भी चैन से नहीं रहने देती। पहले अपने पति को चैन से नहीं जीने दिया तो वो भी तुझे छोड़कर भाग गया, और अब तू मुझे चैन से नहीं रहने देती। लेकिन मुझे अपने पति की तरह मत समझना कि यहाँ से भाग जाऊंगी। बुढ़िया, मैं तुझे यहाँ से भगा दूंगी, पर खुद नहीं भागूंगी। सुमन अपनी सास को मारकर और यह कहकर अपनी सास के कमरे से बाहर निकल जाती हैं। कांता देवी जी अपने गालों को पकड़े हुए जोर जोर से रोए जा रहे थे। उनकी आंखों से लगातार आंसुओं की बारिश हो रहे थे। एक तो भूख का दर्द, ऊपर से बहू के मार का दर्द। उनकी बूढ़ी हड्डियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आज अपने ही घर में अपनी ही बहू के हाथों से वह मार खा रहे थे। यह पीड़ा उनके हृदय से सहन नहीं हो पा रहे थे। कांता देवी जी अपने कमरे के कोने में दीवार से लगी हुई बैठी थी। बहू ने इतनी जोर से थप्पड़ मारे थे कि उनके गालों में असहनीय पीड़ा हो रही थी। अपनी बेबसी, लाचारी और नासमझी पर आज उन्हें बहुत रोना भी आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। कांता देवी जी के पति का नाम विजय सिंह था। विजय सिंह एक सरकारी कर्मचारी थे। विजय सिंह जी और कांता देवी जी के एक ही बेटा है जिसका नाम अमित है। बहू का नाम सुमन है। अमित का भी एक ही बेटा है जिसका नाम सूरज है। विजय सिंह जी एक सीधे साधे, विनम्र, दयालु एवं सज्जन व्यक्ति हैं। कांता देवी जी उन्हें हमेशा ताने मारती थी। घर में कोई भी काम खराब होता तो उसका सारा दोष अपने पति पर डाल देती थी, क्योंकि वह अपने बेटे, बहू और पोते से अत्यधिक प्रेम करती थी। प्रेम तो विजय सिंह भी करते थे, सबसे अत्यधिक करते थे। खासकर अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन कभी जताते नहीं थे। इसीलिए उनकी हर बात चुपचाप सुन लिया करते थे। परंतु जब से वो रिटायर हुए थे और घर में रहने लगे थे, तब से कांता देवी जी उन्हें बात बात पर टोका करती थी। धीरे धीरे उनका मन विचलित होने लगा था और वह अपने आप को दोषी समझने लगे थे। विजय सिंह जी अपने पोते सूरज से अत्यधिक प्रेम करते थे। सूरज की मुंबई में जॉब लग गई थी। उसे गए हुए 4 महीने हो चुके थे। जब उनका पोता सूरज घर पर था, तब तक वह अपने दादाजी को खुश रखता था। परंतु जब से मुंबई चला गया था, तब से विजय सिंह का घर पर दिल नहीं लगता था। अब उन्हें घर काटने को दौड़ता था। ऊपर से कांता देवी जी उनसे झगड़ती रहती थी। एक दिन विजय सिंह जी एक पत्र लिखकर रात के अंधेरे में घर छोड़कर चले जाते हैं। सुबह को जब कांता देवी जी देखती हैं तो उन्हें टेबल पर एक पत्र, मोबाइल, ATM कार्ड रखा हुआ मिलता है। वह पत्र उठाकर देखती हैं। यह पत्र उनके पति विजय सिंह का था, जिसमें लिखा था, प्रिय कांता, मैं घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। कांता, मैं तुमसे अपने बच्चों से अत्यधिक प्रेम करता हूँ, परंतु मैं यह कभी जता नहीं पाया। तुमने कभी मेरे प्यार को समझा ही नहीं। मैंने इस घर के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया। अपने जीवन में मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। सीधे काम पर जाता था, पूरा दिन काम करता था और
अपने घर लौट आता था। जो कमाता था वह तुम्हारे हाथ में लाकर रख देता था, तो भी हर काम के लिए तुम मुझे ही दोषी समझती थी। मुझसे यह सब कुछ अब और बर्दाश्त नहीं होता है, इसीलिए मैं अब घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मैं अपना एटीएम कार्ड, मोबाइल यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। हर महीने जो भी पेंशन आती है वह एटीएम कार्ड से तुम निकाल लिया करना। मेरे जाने के बाद भी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुम और बच्चे हमेशा खुश रहना। पेंशन की रकम तुम्हें हर महीने मिलती रहेगी, इसीलिए मैं जब तक जीवित रहूँगा ऑफिस में जाकर साइन करता रहूँगा। अगर पेंशन आनी बंद हो जाए तो समझ लेना अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। अभागा विजय सिंह। यह पत्र पढ़ते हुए कांता देवी जी के होश उड़ गए। वो जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था उनकी बातें विजय सिंह जी दिल पर लेते हैं। वो तो अपने बेटे और बहू को बचाने के लिए सारा दोष उन पर लगा देती थी। विजय सिंह के जाने के बाद उनके बेटे ने मोबाइल और एटीएम कार्ड अपने पास रख लिया। कांता देवी जी अपने पति के जाने के सदमे में टूट चुकी थी और सूरज भी यहाँ नहीं था जो अपनी दादी को संभाल लेता, क्योंकि सूरज अपने दादा दादी से अत्यधिक प्रेम करता था और दादा दादी भी सूरज पर जान छिड़कते थे। विजय सिंह जी और सूरज के पीछे कांता देवी जी के बेटे और बहू ने उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनकी बहू कितनी बार उन्हें खाना नहीं देती थी और कभी कभी तो कांता देवी जी पर हाथ पे उठा देती थी। आज भी यही हुआ था। कांता देवी जी भूखी थी और उन्होंने अपनी बहू से खाने के लिए एक रोटी मांगी, तो बहू ने उनको 2 थप्पड़ मारकर चली आई। आज उन्हें अपने पति विजय सिंह की बहुत याद आ रही थी। उन्हें अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा था। जिस पति को उन्होंने कभी समझा ही नहीं, वही पति उनकी ढाल भी था। उनके जाने के बाद उनके बेटे और बहू ने उनकी ज़िंदगी नरक बना दी थी। विजय सिंह जी थे तो घर में उनकी इज्जत थी। विजय सिंह जी नहीं थे तो घर में उनकी अब कोई इज्जत नहीं थी। इस घर में वो अब एक जिंदा लाश की तरह बन चुकी थी। सूरज को मुंबई गए हुए 1 साल हो गया था और आज 1 साल बाद वह मुंबई से अपने घर गाजियाबाद लौट रहा था। मुंबई जाकर सूरज अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया था। अमित और सुमन ने आज तक उसे उसके दादा दादी के बारे में नहीं बताया था। सूरज जब कभी फ्री होकर घर पर फ़ोन करता और अपने दादा दादी के बारे में पूछता तो दोनों माता पिता कोई न कोई बहाना बना देते थे। इतने दिन बाद घर वापस आने की वजह से सूरज बहुत ज़्यादा खुश था। उसे घर भी यह खबर दे दी थी। आज सुमन सुबह से ही बहुत ज़्यादा खुश थी। अपने बेटे के घर आने की वजह से वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सुबह से ही सुमन किचन में घुसी हुई थी और तरह तरह के पकवान बनाने में लगी हुई थी। इन पकवानों को बनाने में उसे यह भी याद नहीं था कि उसने अपनी सास को कल से खाना नहीं दिया है और अगर सूरज को पता चल गया तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। वह खुशी खुशी सब कुछ किए जा रही थी। सूरज मुंबई से निकलकर घर पहुंच गया था। वह धीरे से घर का दरवाज़ा खोलता है और बड़ा उत्साहित होकर घर के अंदर आता है। वह अपने मम्मी पापा से मिलने के बजाय अपने दादा दादी से मिलने को अत्यधिक उत्साहित था। आज तो मैं 1 साल बाद वापस आया हूँ। दादा दादी तो खुशी से झूम उठेंगे, सोचते हुए सूरज दादा दादी के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसकी मम्मी ऊपर से आई तो सूरज को देखकर बड़ी खुश हुई। सूरज ने मम्मी को नमन किया। उसने दादा दादी की कमरे की तरफ जाते हुए देखकर सुमन घबरा गई और जल्दी से बोली, बेटा
अपने कमरे में चलो, उधर क्यों जा रहे हो? उसकी मम्मी उसे बोलती ही रह गई, किंतु वह दादा दादी के कमरे की तरफ बढ़ता गया। उसकी मम्मी उसे रोकती रह गई, परंतु वह नहीं रुका और दादा दादी के कमरे में घुस गया। जैसे ही सूरज ने कमरे में घुसा, उसकी आंखें फटी रह गई। उसके दादा दादी के कमरे में अंधेरा था और बदबू मची हुई थी। उसकी मम्मी उसे पीछे से रोकती रही, बेटा कहाँ जा रहे हो, चलो ऊपर चलो। किंतु सूरज आगे बढ़ता और कमरे की लाइट ऑन करने लगा, मगर कमरे की लाइट ऑन नहीं हुई। फिर उसने अपने मोबाइल के फ्लैश ऑन की तो वह अवाक रह गया। उसकी मम्मी हड़बड़ा कर फिर से बोले, बेटा चलना ऊपर। तो सूरज गुस्से से बोला, आपको क्या प्रॉब्लम है? दिमाग खराब कर दिया है, जब से आया हूँ चल चल लगा रखे हैं। अरे घर में ही तो खड़ा हो ना, जाइए आप, मैं नहीं आ रहा। यह सुनते ही उसकी मम्मी खिसियानी बिल्ली के जैसे दुम दबाकर कमरे से बाहर निकल आई और बाहर आकर बड़बड़ाने लगी। आया बड़ा दादी दादा का चमचा और पैर पटकती हुई किचन में जा घुसी। सूरज ने मोबाइल फ्लैश कमरे में इधर उधर मारी तो एक कोने में पड़ी हुई उसे अपनी दादी नजर आई। वह दादी के पास पहुंचा और दादी को हाथ लगाया तो दादी डर गई। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। दादी डरी सहमी हुई नीचे गर्दन कर यह शब्द बोले जा रही थी तो सूरज चकित रह गया। दादी को सीने से लगाते हुए बोला, दादी मैं हूँ सूरज, आपका सूरज। दादी देखो मैं आ गया हूँ। तो उसकी दादी ने उसका चेहरा देखा और उसे देखते ही उसे बहुत प्यार करने लगी। मेरा सूरज, मेरा बच्चा, तू इतने दिनों बाद क्यों आया था? और कहते कहते रोने लगी है। वह सबसे पहले दादी को गोद में उठाता है और ऊपर अपने कमरे में ले जाता है। उसकी मम्मी यह सब देखकर तिलमिला उठी। वह अपने कमरे में अपने बेड पर दादी को लेटा देता है तो उसकी दादी अपना एक हाथ पेट पर रखकर और एक हाथ मुंह पर रखकर इशारे से खाने को मांगती हैं। कहती हैं, बेटा बहुत तेज से भूख लगी है। सूरज दौड़ा दौड़ा किचन में जाता है। उसकी माँ ने उसके आने की खुशी में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए हुए थे। वह थोड़ा थोड़ा सब सामान थाली में लगाने लगता है तो उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है। वह अपनी माँ के हाथों को झिटक देता है और जल्दी जल्दी थाली लगाकर ऊपर भाग जाता है और जाते ही दादी को सहारे से उठाकर खुद अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है और खाना खिलाते खिलाते उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। यह वही दादी है जो बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर सबको खिलाती थी और आज वही दादी खाने की तड़प को लिए हुए अंधेरे कोठरी में पड़ी हुई थी। वह दादी खाना को खिलाता रहा और रोता रहा। उसकी दादी पागलों की तरह खाना खाती रही। फिर जब उन्होंने खाना खा लिया तो सूरज ने थाली एक तरफ रखी और उनका मुंह अपने हाथों से साफ कर दिया और उनकी गोद में सर रखकर लेट गया। दादी अब आप ठीक हैं ना? सूरज ने अपनी दादी से पूछा तो अब उनमें कुछ जान आ चुकी थी। बोली, हाँ बेटा अब मैं ठीक हूँ मेरे बच्चे, अब तू आ गया है तो मैं ठीक ही हूँ। किंतु मुझे एक बात बता, तो जल्दी क्यों नहीं आया? इतने दिन में क्यों आया? क्या तुझे हम याद नहीं आते? दादी आते हैं ना, आप और दादा याद आते हैं, लेकिन दादी क्या करूं, आना ही नहीं हुआ। काम का प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन अब आ गया हूँ ना, अब आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दादी ये बताओ, दादाजी कहाँ हैं? किसी काम से गए हैं क्या? इधर उधर जब से आया हूँ दिखाई नहीं दिए हैं। यह सुनते ही दादी फपक फपक कर रो पड़ती हैं। सूरज दादी को चुप कराता है और कहता है, दादी आप रो क्यों रही हैं? दादाजी कहाँ हैं? सब ठीक तो है? दादी चुप नहीं होती। फिर सूरज उन्हें सीने से लगाकर चुप कराता है।
तो दादी चुप हो जाती हैं। कहती हैं, बेटा क्या बताऊं, तेरे दादा को घर छोड़े हुए 8 महीने गुजर चुके हैं। आज तक वापस लौटकर नहीं आए हैं। मैं राह ताकते ताकते थक गई हूँ। बेटा, तेरे दादा के जाने के बाद मेरा जीवन नर्क बन चुका है। मैं तेरे दादा से लड़ती झगड़ती थी। जब तक वह साथ थे तो उनकी कद्र न हुई। आज वह साथ नहीं है तो उनकी कमी, उनका प्यार, उनकी कद्र का एहसास हुआ है। वह एक पत्र, मोबाइल और अपना ATM कार्ड मेरे लिए छोड़कर गए थे। मेरे बच्चे, मैं क्या बताऊँ, मैं उनके बिना कैसे जीवन व्यतीत कर रही हूँ। कई कई दिन खाना नहीं मिलता है। दादी रोती रही, बोलती रही। यह सब सुनकर सूरज चौंक उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, दादी, दादाजी का पत्र मुझे भी दिखाना। और आपको कौन मारता है? दादी बोली नहीं तो सूरज ने दादी का हाथ अपने सर पर रखा और बोला, आपको मेरी कसम दादी, मुझे बताओ आपको कौन मारता है? दादी उसके सिर से हाथ हटा लेती हैं। कहती हैं, बेटा मेरी ही गलती होती है तो तेरी माँ का हाथ उठ जाता है मुझ पर। यह सुनते ही सूरज की आंखों अंगारों की तरह दहक उठती हैं। माथे पर बल पड़ जाते हैं और खड़ा होता है तो दादी उसका हाथ पकड़ लेती हैं और अपने पास बैठा लेती हैं और उसका हाथ अपने सर पर रखती हैं। तुझे मेरी कसम है बच्चे, तू किसी से कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है दादी, आप कहती हैं तो जाने देता हूँ। तभी उसकी मम्मी खाने के लिए आवाज़ लगाती हैं तो वह साफ इनकार कर देता है, किंतु दादी के आग्रह करने पर खाना खाने के लिए नीचे जाता है और दादी को आराम से लेटा देता है। उसकी माँ उससे बातें करती हैं, परंतु वह चुपचाप खाना खाकर ऊपर चला जाता है। वह दादी को सोता देख कमरे का दरवाज़ा बंद कर बाहर निकल आता है। वह घर से कुछ दूरी पर अपने दादा को ढूंढता रहा, किंतु उसे कहीं भी उसके दादाजी नज़र नहीं आए। वह घर लौट आता है और दादी के पास आकर उनके जागने का इंतज़ार करने लगता है। तभी उसके पापा कमरे में आ जाते हैं और गुस्से में उसे बातें करने लगते हैं और अपने साथ नीचे चलने को बोलते हैं, परंतु वह आने से इनकार कर देता है। उसके पापा भी गुस्से में नीचे चले जाते हैं। जब दादी जग जाती हैं तो वह उनसे दादाजी का पत्र दिखाने को कहता है। दादी उसे अपने साथ अंधेरे वाले कोठरे में ले जाती हैं। वह अपने बक्से से उस पत्र को निकालकर दिखाती हैं। उसे सूरज पढ़कर की आंखों में पानी आ जाता है। उसकी दादी उसके आंसू साफ करती है। वह अपनी दादी को फिर से ऊपर अपने कमरे में ले जाता है, क्योंकि उस कमरे में बदबू अंधेरे के सिवा कुछ न था। वह अपनी दादी को सांत्वना देता है और उनसे वादा करता है कि दादाजी को जल्द ही ढूंढ लूँगा। रात हो जाती है। सूरज रात में अपना सामान और दादी का सामान पैक कर लेता है और सुबह सवेरे ही दादी को घर से लेकर निकलता है तो उसकी मम्मी पापा उस पर बरस पड़ते हैं। तो सूरज ने गुस्से से बोल पड़ा, जो आप लोगों ने अपने माँ बाप के साथ किया है ना, वही मैं भी अपने माँ बाप के साथ कर सकता हूँ। मेरा भी हाथ उठ सकता है। इसीलिए जो मैं कर रहा हूँ उसमें बाधा डालने की कोशिश ना करें। यह सुनते ही दोनों माँ बाप पीछे हट जाते हैं। सूरज अपनी दादी को लेकर घर से निकल जाता है और एक किराए के कमरे में ले जाता है, जिसे उसने अपने दोस्तों की मदद से लिया था। जब शाम को वह अपने दादाजी को ढूंढने के दौरान गया था, किराए पर ले लिया था, वह दादी को ले जाकर आराम से लेटा देता है और नाश्ता ऑर्डर कर देता है। नाश्ता आ जाता है तो दादी पोता मिलकर नाश्ता करते हैं। फिर सूरज नहा धोकर तैयार हो जाता है और अपनी दादी को सुलाकर अपने दादाजी के ऑफिस पहुंच जाता है, जहां प्रतिवर्ष आकर उसके दादाजी अपने हस्ताक्षर किया करते थे।
वहाँ जानकारी के दौरान उसे पता चलता है कि उसके हस्ताक्षर को एक पूरा वर्ष हो चुका है और आज कल में ही उनके हस्ताक्षर होने हैं। तो सूरज वहाँ के अधिकारी को अपना फ़ोन नंबर देता है और कहता है, जैसे ही विजय सिंह जी यहाँ आए हस्ताक्षर के लिए आप मुझे फ़ोन कर देना। वह उस अधिकारी को बोल देता है कि मैं विजय सिंह का पोता हूँ और उनको तलाश कर रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो वह अधिकारी कहता है, ठीक है, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, आप निश्चित होकर घर जाइए। सूरज उस ऑफिस से घर लौट आता है और रास्ते में बहुत सारे फल दादी के लिए ले आता है और दादी के पास कमरे में चला जाता है। जाते ही देखा तो दादी कमरे की सफाई में लगी हुई हैं। दादी, आप साफ कमरे को भी साफ कर रही हैं, सूरज दादी को कहता है। तो दादी कहती हैं, बेटा मैं ऊब रही थी, तू भी नहीं था, सोचा कुछ काम ही कर लूँ। ओफो दादी, चलो बैठो और ये फल खाओ। सूरज दादी को फल खिलाता है और खुद भी खाता है, फिर लंच ऑर्डर कर देता है। तो दादी कहती है, अब शाम को ऑर्डर मत करना, मैं खुद बनाऊंगी शाम को। दादी पालक पनीर बनाती है, सूरज खाकर मस्त हो जाता है, दादी के हाथों को चूमता है। ऐसे ही हंसी खुशी में 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद विजय सिंह जी के ऑफिस से फ़ोन आता है तो सूरज दौड़ा दौड़ा ऑफिस पहुंच जाता है। जिस अधिकारी का सूरज के पास फ़ोन आया था वह विजय सिंह को वहां पर रोक रखे थे। सूरज वहां अपने दादाजी को देखते ही प्रणाम करता है और चरण स्पर्श करता है। विजय सिंह जी सूरज को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसके दादाजी उसे गले से लगा लेते हैं। सूरज अपने दादाजी से पूछता है कि दादाजी आप इतने दिन कहाँ थे? तब विजय सिंह जी कहते हैं कि मैं घर से निकलकर वृद्ध आश्रम में रहने लग गया था। यह सुनकर सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सूरज दादाजी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है तो दादाजी मना कर देते हैं, किंतु सूरज अपने दादाजी को जिद करके मना ही लेता है और अपने साथ कमरे में ले आता है। कांता देवी जी विजय सिंह को देखकर रोने लगती हैं और उनके पैरों पर गिर पड़ती हैं और उनसे माफ़ी मांगती हैं। विजय सिंह जी कांता देवी जी को पैरों से उठाते हैं और अपने सीने से लगा लेते हैं। अपने दादा दादी को मिलते देख सूरज बहुत खुश होता है और खुद भी दोनों के सीने से चिपक जाता है। तीनों एक दूसरे के सीने से लगकर खूब रोए। सूरज के माता पिता भी सूरज के दोस्तों से उसका पता ठिकाना लगा लेते हैं और वहां पहुंच जाते हैं और सूरज को अपने माता पिता को बुरा भला सुनाने लगते हैं और सूरज को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, परंतु सूरज मना कर देता है। विजय सिंह जी को भी अब अपने बेटे बहू की सारी करतूत पता चल चुकी थी। उन्होंने कांता देवी जी के साथ क्या क्या बर्ताव किया यह सब भी वह जान चुके थे। उन्होंने अपने बेटे और बहू को वहां से निकल जाने के लिए कहा। अमित और सुमन उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। तब उन्हें सूरज ने कहा, आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आप मेरी सूरत कभी नहीं देख पाएंगे। यह सुनकर अमित और सुमन डर जाते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सूरज अपने दादा दादी को अपने साथ मुंबई ले जाता है और वहीं उनके साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है और सूरज के माता पिता अब अकेले वीरान घर में अपने नीच कर्मों की सजा भोग रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी है मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।